आज हम इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इवेपोरेशन क्या होती है और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे इवेपोरेशन पर फर्क पड़ता है। हर हफ्ते या इतवार आप अपनी मामा को देखते हैं कि वो क्या करती हैं, वॉशिंग मशीन लगाती हैं, उसमें कपड़े धोती हैं और एक इस तरह की कपड़ों की तार पर इन कपड़ों को लटका दिया जाता है और कुछ देर बाद आप देखते हैं कि जो कपड़े हैं ये दरअसल सूख जाते हैं। तो क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि असल में इवेपोरेशन हो रही होती है। जबकि बजाते खुद इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट टेम्परेचर लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो लिक्विड है, जैसे कि ये जब कपड़े गीले होते हैं तो इनमें क्या मौजूद होता है? पानी। वो लिक्विड वेपर्स बन जाए, यानी कि बहरात की शक्ल बन इख्तियार करके निकल जाए ऊपर फिजा में, लेकिन एक ऐसे टेम्परेचर पर जो कि लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो। जबकि बॉइलिंग पॉइंट हम किसे कहते हैं? टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस और वेपर्स, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर आपके पास जो लिक्विड है वो गैस या वेपर्स में तब्दील हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम या उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग टेम्परेचर भी कह सकते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी। अब हमारे इस सिनेरियो में आपके पास यहाँ पर जो सूरज है, सूरज की जो रोशनी है वो भी आ रही है ज़मीन तक, उसके साथ साथ सूरज से हीट भी आ रही है। इसी वजह से आप जब धूप में खड़े होते हैं तो आपको गर्मी लगने लग जाती है। तो सूरज से जो आने वाली हीट है जब इन कपड़ों पर पड़ती है तो इन कपड़ों के अंदर जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं जो कि सतह पर मौजूद होते हैं वो असल में क्या कर जाते हैं? वो एस्केप कर जाते हैं, यानी कि इससे निकलकर बुखारात की फॉर्म में बनकर निकल जाते हैं। लेकिन ये कैसे टेम्परेचर पर होता है जो कि उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब ये जो इवेपोरेशन है इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एनिमेशन पर लेकर चलता हूं। तो ये एनिमेशन मैंने www.ck12.org की वेबसाइट से ली है, जिसमें हमारे पास एक ये कंटेनर मौजूद है। उस कंटेनर के अंदर पानी मौजूद है और यहाँ पर उस पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनको दिखाया गया, जो कि छोटी छोटी बॉल्स आपको नजर आ रही हैं। मान लेते हैं कि अभी दिन का वक्त है, तो आपके पास जो सूरज से आने वाली हीट है, यानी कि गर्माइश, जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो जब इन पार्टिकल्स पर पड़ेगी तो आपके पास आप ये देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स इसकी सतह पर मौजूद हैं वो असल में क्या करते हैं कि वो इससे बाहर निकल जाते हैं वेपर्स बन के। जैसे कि आप इस एनिमेशन में भी देख रहे हैं कि ये पार्टिकल्स को हीट मिली तो ये क्या कर रहे हैं? ये वेपर्स बन के ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या हो रही है? इवेपोरेशन। तो यहाँ पर उसी तस्वीर को मैं काट कर यहाँ पर जो एनिमेशन में दिखाई थी वो ले आया हूँ, जिसमें ये जो सूरज है उससे आपके पास हीट आ रही है रोशनी के साथ साथ, और ये एक कंटेनर है जिसके अंदर पानी मौजूद है। पानी मौजूद है, जबकि ये वाला जो हिस्सा है कंटेनर का वो ओपन है, इसको हमने बंद नहीं किया हुआ। और हमारे पास ये जो पार्टिकल्स हैं ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि इवेपोरेट होके, यानी कि इस लिक्विड की सतह से जान छुड़ाकर निकल गए हैं बाहर वेपर्स बन के। अब यहाँ पर असल में हम जानना ये चाहते हैं कि जो इवेपोरेशन है ये होती कैसे है। असल में होता ये है, हम शुरू का सिनेरियो मान लेते हैं कि वो ये है और उसमें ये है कि आपके पास पानी यहाँ तक भरा हुआ है। तो चूंकि पानी के जो वाटर के पार्टिकल्स हैं जो कि वेपोरेट हुए थे, यानी गैस बन के ऊपर निकल गए या वेपर बन के ऊपर निकल गए, तो उससे क्या होगा कि जो पानी का लेवल है वो असल में डिक्रीज हो जाएगा, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। शुरू का जो हम समझना चाहते हैं वो यहाँ पर कि यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। ये जो सरफेस पे पार्टिकल्स मौजूद हैं, अगर आप इनको देखें और आप अगर फॉर एग्जाम्पल इस पार्टिकल को देखें एक, अब ये जो पानी का पार्टिकल है ये असल में दाएं जाने भी किसी पार्टिकल से जुड़ा होगा, बाएं जाने भी किसी पार्टिकल से जुड़ा होगा, नीचे की जाने भी किसी पार्टिकल से जुड़ा होगा और ऊपर की जाने भी किसी पार्टिकल से जुड़ा होगा। लेकिन यानी कि जिन फोर्सेस ने इसको जोड़कर रखा हुआ है चारों तरफ मौजूद हैं। जबकि अगर हम सिर्फ इस पार्टिकल पे देखें जो कि सतह पर मौजूद है, क्योंकि हमें नजर तो यही आ रहा है ना कि सबसे पहले इस सरफेस वाले पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं ना, एस्केप हो गए। वो क्यों जाते हैं? ये असल में जो पार्टिकल है ये नीचे वाले के साथ भी बॉन्ड बना रहा होगा, यानी कि जुड़ा होगा, राइट वाले के साथ भी कर रहा होगा और लेफ्ट वाले के साथ भी कर रहा होगा, बॉन्ड बना रहा होगा, या कह सकते हैं जुड़ा होगा। लेकिन ऊपर वाले के लिहाज से कोई इधर पार्टिकल नहीं है जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है इसकी जो ऊपर सतह पे जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उनकी बॉन्डिंग कमजोर है बानिस्बतन जो बीच में या इधर लेफ्ट राइट मौजूद है। तो फिर होता क्या है कि इन पर जब थोड़ी सी भी सूरज की रोशनी
सॉरी मुझे कहना चाहिए कि सन जो हीट एनर्जी है, यानी कि जो सूरज की गर्माइश है, वो जब इन पर पड़ती है तो वो असल में ये जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, ये इस हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं। तो इस बात को फिर मैं लिख सकता हूँ कि हीट फ्रॉम सन इज एब्सॉर्ब बाय वाटर पार्टिकल्स ऑन सरफेस। और अगर वो हीट इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपके पास जिन फोर्सेस ने इनको जोड़ के रखा हुआ है वो उससे ज़्यादा होगी, तो आपके पास ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे कि उस बॉन्डिंग से जो कि इनके इर्द गिर्द की है उससे वो आज़ाद हो जाएंगे और फ्री होके क्या करेंगे, निकल जाएंगे एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी कि फिजा में वेपर्स बनकर। अभी जब ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे ना, तो सब यानी कि जज़ब करेंगे, इससे सबसे पहले होगा ये कि इनको मिलेगी हीट, तो उससे क्या होगा कि असल में इन वाटर पार्टिकल्स की जो सरफेस पे मौजूद हैं, इनकी जो हरकत है ना दाएं बाएं ऊपर जाने, वो असल में क्या होगी, वो बढ़ेगी। जब हरकत बढ़ेगी तो हरकत की वजह से या मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है एक ऑब्जेक्ट की, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, और ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स है ये ओवरकम कर जाएगी। तो उससे होता ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास ओवरकम कर जाती है, या जो काइनेटिक एनर्जी है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स क्या करते हैं कि वो आज़ाद हो जाते हैं और आपके पास पार्टिकल लिक्विड की सरफेस से निकल जाते हैं। तो फिर पीछे सिर्फ वो पार्टिकल्स रह जाते हैं जिनकी असल में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो। तो जिन पार्टिकल्स की फिर काइनेटिक एनर्जी कम होती है, जिसको मैं लिख रहा हूँ के डॉट ई, जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जिसको मैं डाउन एरो से बता रहा हूँ, तो असल में काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब ये है कि आपके पास उन उन जो बाकी लिक्विड रह गया है उसका जो टेम्परेचर है वो भी फिर क्या होगा, वो कम होगा। और जब टेम्परेचर कम होता है तो इसका क्या मतलब होता है कि वो चीज़ क्या है, वो ठंडी है। तो इसी वजह से आपके पास इवेपोरेशन बजाते खुद एक कूलिंग प्रोसेस है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इवेपोरेशन क्या है, वो हमारे पास एक कूलिंग प्रोसेस है। अब हमारे जहन में एक और सवाल भी आ सकता है, वो ये है कि जैसे सूरज से जो आने वाली हीट है उसकी वजह से इवेपोरेशन हो रही है, तो अगर हम खुद नीचे से आग लगाएं जैसे कि यहाँ से, तो उससे पानी गर्म होगा, तो क्या उससे इवेपोरेशन हो सकती है? तो उसका जवाब है हाँ, हो तो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास इस लिक्विड का जो टेम्परेचर है, यानी कि जो कि हमें ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या गर्म है, वो असल में उसके बॉइलिंग पॉइंट या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं पानी की बात करूं, वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि पानी के अंदर इवेपोरेशन होने के लिए जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं या जो सूरज से जो हीट आ रही है, उससे पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा या 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होना चाहिए। उससे कम कम टेम्परेचर पर जो इवेपोरेशन है वो होती है। अगर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो वो फिर असल में बॉइलिंग होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ की बात करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इवेपोरेशन पर फर्क पड़ता है, यानी कि इवेपोरेशन तेज़ी के साथ हो सकती है या फिर आहिस्ता। तो सबसे पहला जो फैक्टर हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन को जो इफेक्ट करता है, वो है हमारे पास सरफेस एरिया। तो जितना लार्जर द सरफेस एरिया लार्जर इवेपोरेशन, यानी कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एनिमेशन पर लेकर चलता हूँ। ये एनिमेशन जो कि मैंने www.ck12.org की वेबसाइट से ली है, जिसमें आप अभी देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ना, ये वो एरिया है जिसको हम अभी सरफेस एरिया कह रहे हैं, जो कि अभी कम है। तो जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी तो आपके पास जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो वेपर्स बन के स्केप हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्लाइडर है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि सरफेस एरिया को बढ़ा सकते हैं। तो वो आप देखेंगे कि जो इसकी लंबाई है ना, ये वाली, ये असल में बढ़ जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा तो आप ये देखेंगे कि जो इवेपोरेशन है वो भी असल में क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो असल में इवेपोरेट हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा सरफेस पर लिक्विड के पार्टिकल्स आएंगे तो उतने ही ज़्यादा पार्टिकल्स की जो है ना वो बॉन्डिंग उतनी ही कमज़ोर होगी। तो थोड़ी सी हीट मिलने पर क्या होगा कि वो आसानी के साथ फ्री हो जाएंगे और असल में स्केप कर जाएंगे। तो फिर यहाँ पे हम दूसरा जुमला भी लिख सकते हैं कि स्मॉलर द सरफेस एरिया लोअर इवेपोरेशन, यानी कि जितना एरिया कम होगा सरफेस एरिया उतनी इवेपोरेशन भी कम होगी। जितना एरिया लार्ज होगा असल में इवेपोरेशन भी उतनी ही लार्ज होगी। अब जो दूसरा फैक्टर है वो है हमारे पास टेम्परेचर, जिसका स्लाइडर यहाँ पे मौजूद है। तो सूरज से जितनी ज़्यादा असल में हीट आ रही होगी, असल में जो टेम्परेचर होगा इन वाटर पार्टिकल्स को फिर उतना ही ज़्यादा होगा। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा असल में हमारे पास जो वेपरेशन का रेट है वो भी ज़्यादा होता जाएगा। अभी देख लीजिए कि नॉर्मल एक टेम्परेचर के ऊपर 3 वाटर के पार्टिकल्स स्केप हुए लिक्विड की सरफेस से। जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो आप ये देखेंगे कि असल में और ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, वो स्केप होना शुरू हो गए। और यहाँ पर आप उससे देख सकते हैं कि जो थर्मामीटर यहाँ पर लगाया गया है जो कि टेम्परेचर की रीडिंग को बता रहा है कि टेम्परेचर असल में बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो जो पार्टिकल्स लिक्विड की सरफेस पे मौजूद होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी उस
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिसने उसको जोड़ के रखा हुआ है, तो ये पार्टिकल लिक्विड की सरफेस से फ्री हो जाएंगे। जबकि और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हमारे पास इवेपोरेशन और ज़्यादा होगी। तो कम टेम्परेचर पर आपके पास सिर्फ 3 पार्टिकल्स के थे, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो जो लोअर काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स थे, अब उनकी भी जो काइनेटिक एनर्जी है या जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो रहा है। तो अब आपके पास वो भी क्या कर रहे हैं, वो इवेपोरेट कर रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हायर द टेम्परेचर मोर इवेपोरेशन विल बी, और जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी इवेपोरेशन भी कम होगी। क्योंकि गर्मियों के अंदर कपड़े जो है, क्योंकि गर्मियों के अंदर जो है ना वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, यानी कि गर्मी ज़्यादा होती है, तो कपड़े गर्मियों के अंदर फिर क्या होते हैं, वो जल्दी सूख जाते हैं, जबकि सर्दियों में वक्त लगता है। क्यों टाइम लगता है कपड़ों को सूखने में? क्योंकि सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो फिर कम होता है। अब हम इस स्लाइडर को नीचे कर देते हैं टेम्परेचर के, तो अब आपके पास, अब हम देखते हैं कि हवा से क्या फ़र्क पड़ता है। हवा की जो रफ्तार है, ये जिसको हम विंड स्पीड कह रहे हैं, उससे इवेपोरेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अभी आप देखिएगा, अभी आपके पास विंड को बिल्कुल हमने कम किया हुआ है। जैसे मैं हवा की रफ्तार को बढ़ा रहा हूँ, जैसे आपके यहाँ पे नज़र आ रही है, तो हवा की रफ्तार बढ़ने से आप देख रहे हैं कि जो इवेपोरेशन है वो भी असल में ज़्यादा हो रही है, यानी कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस से ज़्यादा निकल कर जा रहे हैं। और इसको करता जाऊँगा तो आपके पास और जो है वो इवेपोरेशन ज़्यादा होती जाएगी। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि विंड स्पीड के बारे में कि लार्जर विंड स्पीड मोर इवेपोरेशन, यानी जितनी आपके पास हवा की स्पीड रफ्तार ज़्यादा होगी, इवेपोरेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। तो यही चीज़ आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर देखते हैं कि जब तेज़ हवा चल रही हो तो उसके अंदर अगर आप कपड़ों को रखें तो वो जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाएंगे, जबकि हवा आहिस्ता रफ्तार के साथ चल रही हो तो जो कपड़े हैं वो वक्त लगाकर सूखेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हवा तेज चलती है ना, तो आपके पास हवा तेज चलने से इन जो पार्टिकल्स होते हैं इनको एनर्जी ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स जो कपड़ों की इधर सरफेस पे मौजूद होते हैं, वो जिन फोर्सेस इनको जोड़ के रखा होता है वो असल में उसको ओवरकम कर जाती हैं, और आसानी के साथ जब वो फिर लिक्विड की सरफेस से या यहाँ पर इस कपड़े की सरफेस से एस्केप कर जाती हैं, या लिक्विड के पार्टिकल्स कर जाते हैं वेपर्स बन के, तो आपके पास फिर ये जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं तेज़ हवा में। उसके साथ साथ जो इवेपोरेशन है वो हमारे पास डिपेंड करती है नेचर ऑफ लिक्विड पे, यानी कि लिक्विड की नेचर क्या है। तो जितनी स्ट्रॉन्गर द फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स लेसर इवेपोरेशन विल बी, यानी कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उसमें जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, असल में इवेपोरेशन वहाँ पर उतनी कम होगी। जैसे कि अगर हम शहद और पानी के लिहाज से देखें तो शहद जो है वो हमारे पास गाढ़ा होता है, और इसके जो पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो पानी के बनिस्बत ज़्यादा होती है। तो हनी को स्केप होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, जबकि जो वाटर है वो जल्दी स्केप हो जाता है। या स्केप होने को यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो वाटर है वो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाता है हनी के लिहाज से। और इसी बात को मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि वाटर इवेपोरेट्स मोर क्विकली एज कम्पेयर टू हनी। जो पांचवा फैक्टर है जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करती है वो असल में है हमारे पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर। जैसे आपने कपड़े लटकाए हों तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो हमारी फिजा है, इसके अंदर क्या है कि आपके पास कितने वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन मौजूद है, इसी को असल में हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। तो जितनी वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से जो इवेपोरेशन है वो उतनी ही कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर के मौजूद हैं पहले से ही, तो आपके पास यहाँ पर जो लिक्विड या कपड़े से यहाँ पर जो लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर्स बन के ऊपर जा रहे हैं, असल में अगर यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो जगह होगी ही नहीं इन पार्टिकल्स के लिए जो एस्केप हुए होंगे, वेपर्स बन के ऊपर आ रहे होंगे, तो उनके लिए जगह ही नहीं होगी, तो वो कहाँ जाएंगे। तो इस वजह से जितनी हमारे पास ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, आपके पास होगा ये कि आपके पास जो इवेपोरेशन है, यानी कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर्स बनकर निकल रहे हैं इस कपड़े से, वो असल में फिर उतने ही कम होंगे। तो यानी कि इवेपोरेशन भी फिर आपके पास उतनी ही कम होगी। जबकि जितनी ह्यूमिडिटी कम होगी, यानी कि जो वाटर वेपर्स की प्रेजेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी कम होगी, इसका मतलब है उतनी ज़्यादा जगह होगी और वाटर वेपर्स आने के लिए, यानी कि पानी के बुखरातों के लिए आने के लिए। तो इस सर जो है ना हमारे पास कपड़े, इससे फिर क्या होगा कि इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा हो रही होगी, यानी कि उतने ज़्यादा जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं इसमें से वो वेपर्स बनकर निकल रहे होंगे। तो फिर लार्जर ह्यूमिडिटी उतनी इवेपोरेशन कम, और जितनी हमारे पास ह्यूमिडिटी कम उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा। तो आज हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा और ये जाना कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इवेपोरेशन पर असर पड़ता है, यानी कि इवेपोरेशन बढ़ती है या फिर कम होती है।